नमस्कार। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे भयानक चेन रिएक्शन यानी घटनाओं की ऐसी सीरीज पर बात करने वाले हैं जिसने एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। मिडिल ईस्ट में एक भू राजनीतिक टकराव होता है और मीलों दूर बैठे पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश कर जाता है। कैसे? चलिए इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को बारीकी से डिकोड करते हैं। पाकिस्तान 2 साल पीछे चला गया है। अब ये कोई विपक्ष का बयान या आम आलोचना नहीं है, ये खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कबूलनामा है। जब देश का सबसे बड़ा नेता खुलेआम इतनी बड़ी बात मान ले तो आप समझ सकते हैं कि ईरान अमेरिका टकराव के कारण जो संकट पैदा हुआ उसने देश को कितना गहरा घाव दिया है। एक बाहरी झटके ने पूरे विकास चक्र को ही रिवर्स गियर में डाल दिया। तो इस पूरी घटना को हम कुछ इस तरह समझेंगे। पहले वो अचानक आया भू राजनीतिक झटका, फिर उससे शुरू हुआ आर्थिक चेन रिएक्शन, पावर ग्रिड का ठप पड़ना, सालों की प्रोग्रेस का बर्बाद होना और आखिर में बेलआउट के लिए मची जद्दोजहद। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। एक अचानक आया भू राजनीतिक झटका। अब इस पूरे कोलैप्स की जड़ में एक ही चीज थी, तेल। और अचानक $12.5 प्रति बैरल की ये कीमत कोई मामूली उछाल नहीं था। हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया भर का तेल गुजरता है, वहां ईरान और अमेरिका के तनाव के कारण नाकेबंदी का डर फैल गया। और जाहिर है, जब सप्लाई रुकने का डर होता है तो पूरी दुनिया तेल जमा करने भागती है। इसी पैनिक बाइंग के चलते कीमतें रातों रात $100 से सीधे $125 पर पहुंच गए। जरा सोचिए, जब कोई देश अपनी 85 से 90% ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ और सिर्फ आयात यानी इंपोर्ट पे निर्भर हो, तो ऐसे ग्लोबल शॉक सीधे तबाही लाते हैं। युद्ध के डर से पहले पाकिस्तान का साप्ताहिक तेल आयात बिल करीब $300 मिलियन था, लेकिन इस झटके के बाद ये बिल सीधे $800 मिलियन प्रति सप्ताह तक उछल गया। एक ऐसी इकोनॉमी जो पहले से ही संघर्ष कर रही हो, उसके लिए हर हफ्ते $500 मिलियन का एक्स्ट्रा बोझ उठाना मतलब लिटरली नामुमकिन है। दरारें तो यहीं से पड़नी शुरू हो गई थीं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द इकोनॉमिक चेन रिएक्शन। ये पूरी सिचुएशन ना बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह थी। एक पत्ता गिरा और पूरा ढांचा ढह गया। सबसे पहले महंगे तेल ने इंपोर्ट बिल को आसमान पर पहुंचाया। अब ये बिल चुकाने तो डॉलर्स में है, तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से सूखने लगा। जब सिस्टम में डॉलर ही नहीं बचे तो पाकिस्तानी रुपया अपनी वैल्यू खोकर धड़ाम से गिर गया। और जब करेंसी कमजोर होती है तो बाहर से आने वाली हर एक चीज, चाहे पेट्रोल हो, दवा हो या कच्चा माल, सब कुछ बेहद महंगा हो जाता है। इसी को हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस पूरी आर्थिक तबाही को अगर एक शब्द में समेटना हो तो वो है स्टैगफ्लेशन। ये अर्थशास्त्र का एक बेहद खौफनाक टर्म है। बेसिकली ये एक ऐसी दो-धारी तलवार है जहां महंगाई तो आउट ऑफ कंट्रोल होती ही है, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी एकदम ठप पड़ जाती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। हुआ ये कि आयातित महंगाई को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक को लगातार ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी। अब ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स पर बिजनेस के लिए लोन लेना नामुमकिन हो गया। फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन गिर गया और नौकरियां जाने लगी। मतलब एक तरफ बेतहाशा महंगाई और दूसरी तरफ रोजगार भी गायब। देश पूरी तरह से इस चक्रव्यूह में फंस चुका था। इसके बाद आता है सेक्शन 3, पावर ग्रिड का पतन। अभी तक जो मैक्रो इकोनॉमिक डैमेज हमें सिर्फ कागजों और डेटा में दिख रहा था, उसने बहुत जल्द जमीनी हकीकत का रूप ले लिया। कतर से आने वाली एलएनजी की लॉन्ग टर्म सप्लाई में भारी रुकावट आ गई। नतीजा, जो एलएनजी पावर प्लांट्स पहले 6000 मेगावाट बिजली बना रहे थे, उनका प्रोडक्शन गिरकर 600 मेगावाट से भी नीचे आ गया। ऐसे में तेल से चलने वाले प्लांट्स का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन तेल तो इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही आग लगा रहा था। मजबूरन उन महंगे पावर प्लांट्स को पूरी तरह बंद करना ही एकमात्र लॉजिकल ऑप्शन बचा। ऊर्जा का पूरा बुनियादी ढांचा बस कोलैप्स कर गया। और देखिए, ये कोई रूटीन लोड शेडिंग या आम गर्मियों वाली बिजली कटौती नहीं थी। ये एक फुल ब्लोन क्राइसिस था। शहरों में हर रोज 4 से 6 घंटे और ग्रामीण इलाकों में तो 8-8 घंटे से भी ज्यादा के पावर कट होने लगे। बिना बिजली के इंडस्ट्रीज ठप हो गईं, अस्पतालों का जनरेटर का खर्च बेतहाशा बढ़ गया और आम जीवन पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। इकोनॉमी सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि फिजिकली और प्रैक्टिकली भी काम करना बंद कर रही थी। सिस्टम के इस तरह क्रैश होने की हकीकत वाकई बहुत डराने वाली थी। गैस पाइपलाइनों में प्रेशर इतना कम हो गया कि कई इलाकों में सप्लाई पूरी तरह काटनी पड़ी। कमर्शियल गैस को घरों की तरफ डाइवर्ट किया गया, लेकिन फिर भी भयानक शॉर्टेज थी। और इसका ह्यूमन इम्पैक्ट, लोग ज्वलनशील कुकिंग गैस को बड़े बड़े आम प्लास्टिक के थैलों में भरकर घर ले जाने को मजबूर हो गए। जरा सोचिए, ये कितना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा था। एक चलता फिरता बम
लेकिन जब सर्वाइवल की बात आती है और पकाने के लिए कुछ नहीं होता तो मजबूरी में ऐसे ही खौफनाक कदम उठाए जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सालों की मेहनत बर्बाद। इस ग्लोबल झटके के आने से ठीक पहले देश आईएमएफ के साथ मिलकर कई कड़े सुधार लागू कर रहा था और थोड़ी बहुत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी शुरू ही हुई थी। लेकिन इस एक भयंकर शॉक ने पिछले 2 सालों की उस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। महंगाई की दर 35 से 40% के एक ऐसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई जहां आम इंसान की परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म होगी। जो विकास धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रहा था वो फिर से उसी गहरे दलदल में डूब गया। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, स्क्रैम्बल फॉर बेलआउट्स, यानी आर्थिक मदद की जद्दोजहद। अब घर के अंदर मची इस तबाही से बचने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कूटनीतिक और वित्तीय भागदौड़ शुरू हुई। इंटरनेशनल कर्ज का ये जाल सुलझाना लिटरली एक नाइटमेयर बन गया था। सऊदी अरब ने तो चलिए तेल के पेमेंट्स को थोड़ा डिले करके कुछ राहत दे दी, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब यूएई ने अचानक अपने $3.45 बिलियन के कर्ज की वापसी मांग ली। माना जाता है कि यूएई अपना ये फंड निकालकर भारत में इन्वेस्ट करना चाहता था। अब इस अचानक आई मुसीबत को टालने के लिए इमरजेंसी में चीन की तरफ भागना पड़ा। उधर आईएमएफ के बेलआउट पैकेज की शर्तें इतनी सख्त थीं कि वो काफी हद तक अमेरिका की जियोपॉलिटिकल मर्जी पर टिकी थी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जहां हर कदम पर कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई थी। इस पूरी कूटनीतिक उठापटक के बीच सेरेना होटल वाला किस्सा इस देश की हकीकत को बड़े ही चुपते हुए तरीके से पेश करता है। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा ये थी कि वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस बड़े ग्लोबल तनाव में मध्यस्थता यानी मीडिएशन करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि सरकारी खजाना इतना खाली पड़ा था कि सरकार इन विदेशी डेलीगेशंस का होटल बिल तक नहीं चुका पाई। सिचुएशन इतनी शर्मनाक हो गई कि खुद होटल के मालिक को आगे आकर उस पूरे स्टे को कॉम्प्लीमेंट्री यानी मुफ्त घोषित करना पड़ा। मतलब हाई लेवल की ग्लोबल एम्बिशन और बिल्कुल खाली तिजोरी के बीच का यह कॉन्ट्रास्ट अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में ये जियोपॉलिटिकल शॉक और तनाव आम होते जा रहे हैं, ऐसे में इंपोर्ट पर बुरी तरह निर्भर रहने वाली ये कमजोर अर्थव्यवस्थाएं कभी भी एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कैसे बना पाएंगी? क्या उन्हें अपनी एनर्जी पॉलिसी पूरी तरह से बदलनी होगी या फिर विदेशी कर्ज और गठबंधनों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों को गहराई से समझते रहिए और दुनिया को चलाने वाले इन इकोनॉमिक डोमिनोज पर नजर बनाए रखिए।